नमस्कार, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। तो जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो आज का जो टॉपिक है वो है बिहेवियरलिज्म। ठीक, बिहेवियरलिज्म को आज समझेंगे। इट इज एन अप्रोच दैट एग्जामिन ह्यूमन बिहेवियर यूजिंग अ डिसएग्रीगेट अप्रोच। ठीक है, मतलब ये जो बिहेवियरलिज्म है ये ह्यूमन बिहेवियर को एग्जामिन करने का काम करता है। ठीक, dissatisfaction with the model and theories developed by the positivist and quantitative revolution using the statistical technique which were based on the economic rationality of man lead to the development of behavioral approach in geography। ये कब चालू हुआ? जो जितने भी ये क्या बोलते हैं, जो पॉजिटिविस्ट या क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के जरिए जो भी मॉडल्स या थ्योरीज आ रहे थे उससे डिससेटिस्फाई होके, ठीक है, क्यों डिससेटिस्फाई? क्योंकि वो सारे के सारे स्टैटिकल टेक्निक्स का ही इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और इंसान को एक तरह से इकोनॉमिक रैशनैलिटी की तरह देखते थे, मतलब वो सिर्फ फायदा उठा प्रॉफिट देखता है आदमी, इस तरह को देख के ही ये जो भी मॉडल थे वो बनाए गए थे। ठीक है, तो इससे डिससेटिस्फाई होके ये आपका जो बिहेवियरल अप्रोच है ज्योग्राफी में उसका डेवलपमेंट हुआ। ठीक, इट वॉज अ it was a psychological turn in human geography which emphasized the role of cognitive decision, जिसे subjective decision भी कहते हैं। ठीक है, वो ये मतलब ये लाइन ये कह रहा है कि ये एक तरह का ह्यूमन ज्योग्राफी में साइकोलॉजिकल टर्न था, मतलब साइकोलॉजी के ऊपर फोकस करने का काम किया गया। ठीक है, जो कि सब्जेक्टिव डिसीजन या फिर जो कॉग्निटिव डिसीजन है उसको फोकस किया। ठीक है, मतलब जो कल्चरल वैल्यूज हो गए, ह्यूमन वैल्यू, ट्रेडिशनल वैल्यूज थे, उनको फोकस किया गया। ठीक है, अब ये सब्जेक्टिव ये ऑब्जेक्टिव डिसीजन ये क्या होता है? सब्जेक्टिव डिसीजन मीन्स रिफर टू पर्सनल पर्सपेक्टिव, फीलिंग और ओपिनियन एंटरिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मतलब जब कोई आदमी कोई डिसीजन लेता है तो उसका वैल्यूज, ठीक है, उसका जो फीलिंग है, उसका जो पर्सनल पर्सपेक्टिव है, उसको सोचते हुए वो डिसीजन लेता है। तो उस तरह का डिसीजन को हम कहते हैं सब्जेक्टिव डिसीजन। वही ऑब्जेक्टिव डिसीजन होता है कि वो ये जो भी सारे फीलिंग्स है उसको हटा देता है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ फैक्ट के बेसिस पे वो डिसाइड करता है। ठीक है, जो भी साइंटिफिक फैक्ट है, डेटा है, उसको देख के डिसाइड करता है। तो उस तरह का जो डिसीजन होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव डिसीजन। ठीक है, ह्यूमन इज अ इकोनॉमिक पर्सन, ऐसा किसने कहा था? रिचर्ड थैलर ने कहा था। ठीक है, कि इंसान जो है वो प्रॉफिट मोटिव रहता है, प्रॉफिट को ही ध्यान देख के ही वो काम करता है। ठीक है, लेकिन ये चीज को बिहेवियरलिज्म जो है क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, ठीक है, अब ये क्या क्रिटिसाइज किया था? ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना लाइन ऊपर नीचे है। इस लाइन के बाद ये वाला लाइन नहीं है, इसके नेक्स्ट पेज में फिर वापस मैं इस पेज में आऊंगा और ये वाला लाइन को समझाऊंगा, है ना। तो क्यों इकोनॉमिक पर्सन है? मतलब ऐसा जब ये बोला, रिचर्ड थैलर ने जब कहा कि ह्यूमन जो है इकोनॉमिक पर्सन है, वो सिर्फ प्रॉफिट को देख के काम करता है, तो इसको बिहेवियरलिज्म ने कैसे क्रिटिसाइज किया? The economic rationality of decision making was also criticized, and it does not explain behavior of floodplain dweller who does not leave his place despite the risk of flood. Similarly, due to motive fertilizer use, but it lost the agriculture. So where is economic rationality of human? मतलब यहाँ पे जो क्रिटिसाइज कर रहा है एग्जाम्पल देके वो ये कह रहे हैं कि जो डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है, इंसान का, वो जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, अगर इकोनॉमिक रैशनैलिटी को देख के डिसीजन मेकिंग करता है ऐसा कह रहे हो, तो वो क्रिटिसाइज कर रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, वो ये कह रहा है कि जैसे जो फ्लड प्लेन में रहने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, उनको पता है कि जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ पे बाढ़ का खतरा है, आगे बाढ़ आएगा, लेकिन फिर भी वो वहाँ से नहीं हटते। वो जब बारिश होगा तो वहाँ से हट जाएंगे, बारिश खत्म होगा, सूखा हो जाएगा, फिर वहाँ पे आके बस जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे वापिस, मतलब वो लोग मतलब कहीं ना कहीं वहाँ पे लगाव है। ठीक है, उनका बिहेवियर आप देख सकते हैं। जबकि देखा जाए तो भाई अगर ये इकोनॉमिक रैशनल होता, ये एकदम प्रॉफिट लॉस को देखता, तब वो वहां पे नहीं रहता, छोड़ के चला जाता। लेकिन फिर भी कई सारे लोग हैं जो उस जगह में रहते हैं, तो वो ऐसा क्यों रह रहे हैं, है ना। साथ ही साथ सिमिलरली ये भी बताया कि फर्टिलाइजर का यूज करके जो किसान होते हैं एग्रीकल्चर में प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन लेकिन इसी फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज करने की वजह से एग्रीकल्चर में लॉस हो जाता है। तो फिर कहाँ गया उनका इकोनॉमिक रैशनैलिटी इंसानों का?
जो प्रॉफिट जो सोच के लोग काम करते हैं वो बोल रहे हैं, यहाँ पे कहाँ गया? यहाँ पे तो नहीं दिख रहा कि ये जो लोग सोच के किया उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये एग्जांपल देके उस रैशनल बिहेवियर का, इस इकोनॉमिक रैशनैलिटी का एक तरह से क्या बोलते हैं, क्रिटिसाइज किया कि इंसान जो है इकोनॉमिक पर्सन हर बार नहीं होता। ठीक है। ठीक है, अब कहाँ गया यार? हाँ, ये यहाँ पे है ना। ठीक है, अब ये एक और लाइन था जो कि वॉलपार्ट ने चैलेंज किया इस लाइन को कि इकोनॉमिक पर्सन हु ऑलवेज ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। ठीक है, तो इस चीज को वॉलपार्ट ने चैलेंज किया कि नहीं भैया, ऐसा नहीं है कि हमेशा आदमी जो है हमेशा अपने प्रॉफिट को लेके ही काम करता है। वो इकोनॉमिक पर्सन है, वो हमेशा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने को ही लेके ही काम करता है। ठीक है, तो उसके वो में कैसे, मतलब इस लाइन को वॉलपार्ट ने कैसे चैलेंज किया? ठीक है, तो वॉलपार्ट जो थे 1964 में, उन्होंने कुछ एग्जाम्पल सैंपल दिया। ठीक है, इट शोड he showed that for a sample of Swedish farmer, optimal farming practice were not attainable. ठीक है, he conclude that the farmer were not optimizer but satisfier. ठीक है, means they satisfy, they do not want any profit, maximum profit, they also want to spend time in family and friends। मतलब ठीक है, वॉलपार्ट ने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या बोला, स्वीडिश फार्मर्स का एग्जाम्पल देके कहा कि जो स्वीडिश फार्मर है वो ऑप्टिमल फार्मिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्टिमल फार्मिंग प्रैक्टिस वर नॉट अटेनेबल। ठीक है, मतलब वो मतलब ऑप्टिमल फार्मिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाले, ज़्यादा से ज़्यादा उस किसानी से हम मैक्सिमम आउटपुट निकाले, वो उन लोग अटेंड नहीं करना चाहते। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि वहाँ के जो फार्मर है वो ऑप्टिमाइजर नहीं है, जबकि सेटिस्फायर है। सेटिस्फायर कैसे? कि भाई वो अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, वो अपने ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ना कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने पे फोकस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वो अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ में समय गुजारना चाहते हैं, वो जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ पे रहना चाहते हैं। ठीक है, वहाँ क्योंकि उनको रहना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो सेटिस्फायर है, अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्टिमाइजर नहीं है। तो इस तरह का एग्जाम्पल देके वॉलपार्ट ने बताया। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने वॉलपर्ट अपोज द ग्रेविटी मॉडल ऑफ माइग्रेशन, ग्रेविटी मॉडल जो माइग्रेशन का है उसको भी अपोज किया। कैसे? दिस मॉडल यूज टू प्रेडिक्ट द डिग्री ऑफ माइग्रेशन इंटरेक्शन बिटवीन टू प्लेस। ठीक है, ये जो मॉडल था ना, ये दो जगहों के बीच में जो डिग्री ऑफ माइग्रेशन हो रहा है, कि मतलब लोग इधर से उधर आ जा रहे हैं दो जगहों में। ठीक है, ठीक है, तो उस पे जो डिग्री है, मतलब यानी कि माइग्रेशन बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, तो दिस मॉडल से माइग्रेशन इज हाई। ठीक है, बिटवीन अर्बन एंड रूरल प्लेस व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम इज लो। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो डिग्री ऑफ माइग्रेशन जो है ये बढ़ जाता है जब जो अर्बन और रूरल प्लेस जब पास पास होता है ना। लेकिन जब ये दूर दूर रहता है तो उनके बीच में डिग्री ऑफ माइग्रेशन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है ना। ठीक है, लेकिन जो बिहेवियरलिज्म का सपोर्ट करते हुए वोल्पर्ट ने से ये बताया, वोल्पर्ट से दिस मॉडल गिव इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल। ठीक है, उन्होंने ये बताया कि ये इंडिविजुअल, ये जो मॉडल है ये इंडिविजुअल पे फोकस कर रहा है। ठीक है, उन्होंने ये बताया एग्जांपल देके, वुमेन ड्यू टू सिक्योरिटी इशू डू नॉट माइग्रेट, सिमिलरली अट्रैक्शन टूवर्ड होम टाउन फीलिंग also stop migrate to person, similarly education of children promote और stop migration फैमिली प्रेफरेंस। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि ये ग्रेविटी मॉडल ऑफ माइग्रेशन की भाई दूरी कम होने से माइग्रेशन बढ़ जाता है, कम हो जाता है, ऐसा नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होता। ठीक है, उन्होंने ये बोला कि कई बार जो लोग होते हैं, जैसे महिलाएं होती, वो सिक्योरिटी इश्यू को देखते हुए भी माइग्रेट नहीं करती। ठीक है, कई बार जो लोग होते हैं होम टाउन फीलिंग को लेके भी माइग्रेट नहीं करते, क्योंकि वो वहाँ रहे हैं इसलिए वो वहीं रहते हैं, है ना। साथ ही साथ जो बच्चों का जो एजुकेशन है उसको देख के भी कई लोग माइग्रेशन करते हैं या नहीं भी करते हैं, है ना। फिर फैमिली प्रेफरेंस भी रहता है कि भाई हमारा परिवार यहाँ पे रह रहा है, मैं अकेला लड़का हूँ तो मैं यही रहूंगा। तो ये सब चीज भी मायने रखता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारा जो कल्चरल वैल्यू, ह्यूमन वैल्यूज है, उसके वजह से भी हम कहीं ना कहीं हम डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हर बार इकोनॉमिक रैशनैलिटी की तरह नहीं काम करेंगे, नहीं वहाँ ज़्यादा पैसा है तो वहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो चलो चलते हैं, परिवार को छोड़ दो, नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिहेवियरलिज्म, यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से, है ना। तो ये एग्जाम्पल वॉलपार्ट ने दिया। ठीक, मार्क्सिस्ट व्यू ऑपोजिट द बिहेवियरल व्यू। ठीक है, मार्क्सिस्ट जो व्यू था वो इस बिहेवियरलिज्म का जो व्यू है उसके ऑपोजिट था। मार्क्सिस्ट से
ह्यूमन डिसीजन मोस्टली इन्फ्लुएंस बाय इकोनॉमिक, फॉर एग्जांपल एमएसपी क्रॉप इन्फ्लुएंस द फार्मर टू ग्रो पल्स मिलेट्स एक्सेट्रा। ठीक है, पहले यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मार्क्सिस्ट है, जो इस बिहेवियरल व्यू के ऑपोजिट है, उनका कहना है कि जो मार्क्सिस्ट ये कहते हैं कि जो ह्यूमन डिसीजन जो होता है वो ज़्यादातर प्रभावित होता है आपका इकोनॉमिक को देखते हुए। ठीक है, इकोनॉमिक या प्रॉफिट को देखते हुए। एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि जैसे सरकार किसी क्रॉप का एमएसपी बढ़ा देती है तो किसान फिर उसी को ही लगाने लग जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसान किस तरह से अपने प्रॉफिट को देखते हुए काम कर रहे हैं। ठीक है, उनको ये लेना देना नहीं कि भाई वो जो आप उगा रहे हो उसमें क्या पानी ज़्यादा लग रहा है, क्या आपका आपके जो क्लाइमेट कंडीशन है उस हिसाब से क्या वो फसल आप लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, वो नहीं देख रहे। वो ये देख रहे हैं भाई हमको यहाँ पे एमएसपी मिल रहा है, यहाँ पे हमको इकोनॉमिक प्रॉफिट ये सब हो रहा है, इसलिए चला गया। तो ये एग्जाम्पल आपका मार्क्सिस्ट ने दिया। ठीक है, वो कहीं ना कहीं बिहेवियरलिज्म के ऑपोजिट व्यू दे रहे थे, है ना। ठीक है, बाकी ये तो लाइन मैन शेप्स एंड एज वेल एज रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट, मतलब वही है, आदमी जो है एनवायरनमेंट के हिसाब से भी चलता है और उसको अपने हिसाब से सेव भी कर देता है प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जानते हैं कि ये जो बिहेवियरलिज्म है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव, चार ऑब्जेक्टिव है। पहला है टू डेवलप मॉडल्स फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, विच वेयर अल्टरनेटिव टू थ्योरी डेवलप्ड थ्रू क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। ठीक है, मतलब बिहेवियरलिज्म का जो ऑब्जेक्टिव है कि भाई ऐसा मॉडल बनाया जाए, डेवलप किया जाए जो ह्यूमैनिटी को प्रमोट करे। ठीक है, ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करे। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव है उन थ्योरीज के जो कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन दे रहा था। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है बिहेवियरलिज्म का? टू एक्सप्लेन द स्पेशल डायमेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल, सोशल एंड अदर थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि मतलब दूसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि बिहेवियरलिज्म का कि वो एक्सप्लेन करना चाहता है ह्यूमन साइकोलॉजी को, जो सोशल जो सोच है, ठीक है, और जो भी थ्योरी है ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को लेके, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा है, या ह्यूमन जो बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन करने का काम ये बिहेवियरलिज्म कर रहा है। ठीक है, टू चेंज इन एम्फेसिस फ्रॉम एग्रीगेट पॉपुलेशन टू डिसएग्रीगेट स्केल ऑफ इंडिविजुअल एंड स्मॉल ग्रुप। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई जो बड़ा पॉपुलेशन है उसको तो आप देखो ही, लेकिन आप छोटे स्केल पे भी, छोटे स्मॉल ग्रुप या इंडिविजुअल लेवल पे भी आप फोकस करो। ठीक है, कि वो कैसा बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, उसको उसके जो चेंज है उसको भी आप ध्यान दो, ध्यान देने का काम ये जो बिहेवियरलिज्म है वो कर रहा है ना। टू अडेप्ट इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। ठीक है, एक तरह से सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को भी अडॉप्ट करने का बात ये बिहेवियरलिज्म करता है ना। ये थोड़ा सा ये फोटो मतलब इमेज है ठीक से नहीं खिंचा है, फिर भी मैं आपको समझा दूंगा क्या क्या लिखा है। थोड़ा बहुत हल्का हल्का तो नजर आ ही रहा होगा, है ना। प्रिंसिपल और फंडामेंटल अरेंजमेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ बिहेवियरल ज्योग्राफी। ठीक है, इसका मतलब ये जो बिहेवियरल ज्योग्राफी इसका प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो पहला प्रिंसिपल है पीपल हैव एनवायरमेंटल इमेज। ठीक है, इंसानों के दिमाग में उन वो जहाँ पे रहते हैं ना, तो वहाँ का एनवायरमेंट का कुछ इमेज रहता है, कुछ सोच रहता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल कैसे दिया? 2% builder farmers see the land which fill with water pond, which fill with water pond, है ना। builder think to see the water pond was useless extra expenditure required to fill the water pond, but in other way farmer think it was useful for irrigation, cattle water drinking, fishing, etc. मतलब ये कह रहा है, एग्जाम्पल ये दिया है कि जो इंसान जो होता है ना वो जिस जगह में रहे रहता है उस तरह से उसका सोच बनता है, उस तरह से वो डिसीजन लेता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या दिया कि दो आदमी हैं, ठीक है, एक बिल्डर है और एक किसान है। ठीक अब ये लोग जाते हैं एक जमीन देखने। ठीक, तो वो जो जमीन है वो वहां पे तालाब है, पानी भरा हुआ एक तालाब है ना। ठीक, अ, तो जो बिल्डर है वो क्या देख के, उस वाटर पॉन्ड को देख के क्या सोचेगा कि अरे यार ये यहाँ पे तालाब है, अब इसका पानी को खाली करवाना पड़ेगा, फिर उस पॉन्ड को जो है वाटर पॉन्ड को भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें इसका उसका क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो जाएगा, एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब वही अगर एक किसान है वो उस वाटर पॉन्ड को देखा तो वो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा अरे ये तो मेरे लिए अच्छा है, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए काम आ जाएगा। ठीक है,
मेरे जो जानवर है, पशु है, गाय वाय, उनके पानी पीने का काम आ जाएगा, साथ ही साथ ये मैं मछली पालन में भी यूज़ कर लूँगा, ऐसा किसान सोचेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि एक बिल्डर उसी ज़मीन को देख के अलग सोच रहा है, एक किसान उसी ज़मीन को देख के कुछ अलग सोच रहा है। ठीक है, और क्या एग्जांपल, दिल्ली इज हाई क्राइम एरिया। ठीक है, 1% fear to go, बट अदर थिंक दैट इट वाज गुड दैट मैनी क्राइम रिपोर्टेड। मतलब मतलब ये कह रहा है कि भाई एक आदमी जो है दिल्ली जाने का इसलिए नहीं सोच रहा है कि क्योंकि वहाँ हाई क्राइम हो रहा है। ठीक है, अब कैसे पता चला हाई क्राइम हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट हो रहा है। लेकिन वही एक दूसरा आदमी इसलिए दिल्ली जाना चाह रहा है क्योंकि भाई वहाँ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट हाई हो रहा है, इसका मतलब ये है कि हाँ वहाँ जो है पुलिस जो है जो जनता है उनके लिए जागरूक है, उनकी सुरक्षा के लिए जागरूक है, तभी ना वो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट एफआईआर नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अच्छा सेफ प्लेस है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही जगह को लेके दो इंसान किस किस तरह से सोच रहे हैं, है ना? कि एक हाई रिपोर्ट को देख के डर रहा है और एक हाई रिपोर्ट हो रहा है करके ये सोच रहा है कि चलो अच्छा है कि वहाँ हाई रिपोर्ट तो हो रहा है। ठीक है, मतलब पुलिस पुलिस जो है जागरूक है। ठीक है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, और दूसरा प्रिंसिपल क्या है, देर इज ए टू स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंटल इमेज एंड एक्चुअल बिहेवियर और द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ मैन। ठीक है, मतलब वही है कि जो एनवायरमेंटल जो इमेज है किसी इंसान में और उसका जो एक्चुअल बिहेवियर है वही उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में झलकता है। ठीक है, ये सिद्धांत है बिहेवियरल ज्योग्राफी का। ठीक है, साथ ही साथ ये किस पे डिपेंड है, इंडक्टिव मेथड यूज पे। इंडक्टिव मेथड वही आपका किसी पर्टिकुलर जगह को स्टडी करके एक जनरल लॉ क्रिएट करना। ठीक है, तो बिहेवियरल ज्योग्राफी इसी चीज पे डिपेंड करता है, इसी चीज का यूज करता है ना? अब जानते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कि भाई ये जो बिहेवियरलिज्म जो है इसको लेके जो पुराने जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या क्या बात कहा है। ठीक है, तो बिहेवियरल अप्रोच हैज बीन अडॉप्टेड सिंस द टाइम ऑफ इमेन्युअल कांट। इमेन्युअल कांट के टाइम से ये बिहेवियरल अप्रोच जो है अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, गिलबर्ट वाइट। ठीक है, गिलबर्ट वाइट जो है उन्होंने फ्लड ऑब्जर्वेशन को देख के क्या क्या कहा, इन फ्लड एरिया पीपल आर अलर्ट, गवर्नमेंट ऑल्सो अलर्ट, बट व्हेन डैम क्रिएटेड all wall created they relax, but at the same time but after some time confidence people feel they safe, but same but sometime damage is more than thing if dam collapse। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि गिलबर्ट वाइट ने फ्लड ऑब्जर्वेशन को देख के क्या बोला था कि भाई मतलब बिहेवियर को यहाँ पे बता रहा है कि बिहेवियर को देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई पहले बाढ़ आ जाएगा करके जो जनता थे और जो सरकार थे वो अलर्ट रहते थे। ठीक है, लेकिन जब से वहां पे बांध बनने लग गया तो लोगों का बिहेवियर में चेंज आ गया, वो एकदम रिलैक्स होकर रहने लगे। लेकिन लेकिन ये जो ओवर कॉन्फिडेंस इन लोग दिखा रहे हैं, जब ये जो बांध है जब डैमेज हो जाता है, ठीक है, और फिर कई सारा आपदा आ जाता है। ठीक है, तो फिर लोग फिर वही आपका नुकसान हो जाता है, फिर चिल्लाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले कुछ बिहेवियर था, अब इनका कुछ और बिहेवियर है, जबकि जो पानी का जो जो बाढ़ का जो समस्या है वो है वहीं पे, बस अभी डैम बना दिए तो वो सुरक्षित हो गए तो इनका बिहेवियर चेंज हो गया, और डैम टूट गया तो कुछ और हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने बिहेवियरलिज्म को दिखाया है। गिलबर्ट वाइट से गिव इम्पोर्टेंस टू द परसेप्शन, एक मिनट रुक जाए, परसेप्शन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, उन्होंने ये कहा कि गिलबर्ट वाइट ने कि जो इंसानों का जो परसेप्शन है वो क्या सोचते हैं, वो क्या वो करते हैं, परसेप्ट करते हैं, उसको इंपॉर्टेंस दो। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल और दिया, सिमिलरली फॉर उत्तराखंड डिजास्टर पीपल आर ओवर कॉन्फिडेंट फॉर नो फ्लड। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी इनका बिहेवियर देख सकते हैं, जबकि यहाँ पे कई बार बाढ़ आया है लेकिन फिर भी ये ओवर कॉन्फिडेंस है कि नहीं आएगा, फिर भी ये लोग उत्तराखंड में जाते हैं उस समय पे जिस समय पे फ्लड का ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, है ना? तो यहाँ पे भी आप ये बिहेवियर देख सकते हैं लोगों का। सिमिलरली जापान इन अलर्ट, जापान इट अलर्ट ऑलवेज एंड वर्क हार्ड बिकॉज दे नो द डिस्ट्रक्शन कॉज बाय सुनामी एंड साइक्लोन। ठीक है, जापान में आप देख सकते हैं इनका बिहेवियर कि भाई वहाँ के लोग हमेशा अलर्ट रहते हैं। ठीक है, और वहाँ पे अर्थक्वेक, साइक्लोन, सुनामी ये सब आता रहता है, लेकिन उनका बिहेवियर, उनका हैबिट्स ऐसा है वर्क हार्ड करने का, तो वो वापस से अपने आप को फिर से खड़ा कर ही देते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे भी बिहेवियर को इनको स्टडी करना चाहिए कि भाई ऐसा क्या बिहेवियर है इनका कि ये वापस खड़े हो ही जाते हैं। ठीक है। Saucer and White and many other demonstrate that people act according to habits and experience, not a rational person. ठीक है। मतलब सॉसर एंड वाइट ने ये भी बताया कि भाई हर समय ये इकोनॉमिक पर्सन या पॉजिटिविस्ट होना ये सही नहीं है। ठीक है। वो कभी कभार जो इंसान जो है वो अपने आदतों के वजह से भी एक्ट करते हैं, या फिर वो जो अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस झेले हैं, लिए हैं, उसके वजह से भी वो लोग एक्ट करते हैं, ऐसा सॉसर एंड वाइट ने कहा। ठीक है। वो हमेशा रैशनल पर्सन होते हैं, हमेशा प्रॉफिट मोटिव होते हैं, ऐसा नहीं। वो अपने हैबिट से भी फैसला लेते हैं, अपने एक्सपीरियंस से के बेसिस पे भी फैसला लेते हैं। वॉलपर्ट 1964 concluded in his doctoral thesis that farmers face an uncertain environment, both physical and economic, when making land use decision. ठीक है। which in aggregate produce a land use map. Wolpert decided that farmer were satisfier, not economic men. They behave according to the available information and their image about the environment and the resource. ठीक है। वॉलपर्ट भी वही कह रहे हैं कि जो किसान जो होते हैं वो फिजिकल और इकोनॉमिक, ठीक है, इन दोनों को फेस करते हैं। ठीक है। और इन दोनों को सोचते हुए वो डिसाइड करते हैं कि जो जमीन उनके पास है, ठीक है, उसका यूज कैसे किया जाए। वॉलपर्ट बताते हैं कि जो किसान है वो डिसाइड, वो सेटिस्फायर नहीं है हर बार। ठीक है। और ना ही मतलब सेटिस्फायर है, और ना ही वो मतलब किसान जो है वो सेटिस्फायर है, इकोनॉमिक मैन नहीं है। ठीक है। वो बिहेव करते हैं, जो भी उनको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, जो भी उनको अपने एनवायरनमेंट को लेके जो भी इन्फॉर्मेशन या इमेज है, या फिर रिसोर्स को लेके जो भी इन्फॉर्मेशन जो इमेज है, उसको देखते हुए ही उन लोग डिसीजन लेते हैं। ठीक है। हर बार हमेशा प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं करते उन लोग। ठीक। अब और बाकी और स्कॉलर है, उन्होंने क्या कहा, तो जो क्रिक जो स्कॉलर है उन्होंने क्या कहा। ठीक है। 1952 से 63, तो उन्होंने पहला बिहेवियरल मॉडल निकाला। ठीक है। ही asserted that in space and time same information, ठीक है, would have different meaning for people of different socioeconomic culture and ethnic background living in similar geographical environment। ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि एक ही स्पेस पे, एक ही समय पे, एक ही इंफॉर्मेशन दो तरह के लोगों को मिला है, मतलब अलग अलग तरह के लोगों को मिला है। ठीक है। जो कि अलग अलग उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, कल्चर उनका अलग है। ठीक है। इथनिक बैकग्राउंड उनका अलग है। ठीक है। ठीक। तो इस तरह से सेम इंफॉर्मेशन सेम समय में अलग अलग टाइप के लोगों को मिला। ठीक है। अब ईच इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी रिएक्ट डिफरेंटली। अब ये जो इंफॉर्मेशन मिला, जो भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इनको मिला, जो भी रिसोर्स को, स्पेस को, एनवायरनमेंट को लेके, उसको देख के रिएक्ट जो है अलग अलग ग्रुप के लोग अलग अलग रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है। दिस पॉइंट में बी एक्सप्लेन बाय साइटिंग एन एग्जांपल। ठीक है। इस चीज को उन्होंने एग्जांपल देके समझाया। जैसे हाईली प्रोडक्शन वाला जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू वेरियस कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। मतलब जो आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है, जहाँ से गंगा नदी जो बहती है, तो वो जो प्लेन रीजन है वहां पे जो रहने वाले अलग अलग जो लोग हैं, अलग कास्ट के, अलग रिलीजन के जो लोग हैं, उस चीज को लेके अलग ही अलग सोच है उनका। ठीक है। जैसे वहां पे रहने वाले जो जाट है, गुज्जर्स है, अहिर्स, सैनीस, जोझास एंड गाड़ास, ठीक है, तो वो जो जो लोग उस जगह में रह रहे हैं, ठीक है, तो वो उस एनवायरनमेंट को वो अलग ही अलग तरीके से ले रहे हैं। ठीक है। कैसे? अब उसी जमीन पे ही जो रहने वाले जो जाट फार्मर्स हैं वो वहां पे शुगर केन उगाएंगे। तो जो गाड़ा और झोझा है वो क्या करेंगे, वहां पे वीट, राइस और शुगर केन उगाते हैं। ठीक है। वही जो अहीर्स हैं वो क्या करेंगे, वहां पे फोडर क्रॉप उगाएंगे मिलेज एनिमल के लिए, मतलब जो दूध देने वाले जो जानवर है उनके लिए। वही उसी जमीन पे जो सैनी है इस वेरिएबली इंटरेस्टेड इन इंटेंसिव कल्टीवेशन स्पेशली डेट ऑफ वेजिटेबल, मतलब सैनी जो है वो लोग उस उपजाऊ जमीन को देख के वहां पे वेजिटेबल उगाएंगे। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि उसी जगह में रहने वाले अलग अलग लोग उस जमीन को लेके अलग अलग काम कर रहे हैं। समझे? फॉर सैनी वेजिटेबल ग्रोअर इवन 5 acre ऑफ एरिएबल लैंड मे बी अ लार्ज होल्डिंग। ठीक है। द प्रिसाइव्ड एनवायरनमेंट ऑफ ईच ऑफ दिस फार्मर लिविंग द सेम एनवायरनमेंट दस डिफर फॉर ईच अदर स्पेस है। मतलब वही कह रहा है कि जो अलग अलग लोग जो हैं उस एक ही एनवायरनमेंट में, एक ही स्पेस में, एक ही टाइम में रहने के बाद भी अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, है ना?
क्योंकि उनका जो कल्चरल वैल्यू अलग है, सोशियो इकोनॉमिक इथनिक बैकग्राउंड अलग है, उस बेसिस पे वो लोग ये सब चीज डिसाइड करते हैं, है ना। अब इस चीज को लेके, बिहेवियरलिज्म को लेके डाउन्स ने क्या कहा। डाउन्स ये कहते हैं, ही प्रपोज दैट information from environment is filtered as a result of personality, culture, beliefs and cognitive variables to form image in the mind of man who utilizes the environment। मतलब ये कह रहा है कि जो इंसान जो है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन जो उनके पास आ रहा है एनवायरनमेंट का, वो फिल्टर होके आ रहा है। कहाँ से फिल्टर होके आ रहा है? उनके पर्सनैलिटी से, उनके कल्चरल से, उनके बिलीफ से, ठीक है। तो उस तरह से फिल्टर होके उनके माइंड तक जाता है, ठीक है। On the basis of image formed in the mind of the utilizer about the environment, he take decision and uses a resource to fulfill his basic and higher need, ठीक है। अब ये जो भी इंफॉर्मेशन उनके माइंड तक आ रहा है फिल्टर होके, उस बेसिस पे ये लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे कोई भी आदमी कुछ डिसीजन लेने से पहले क्या होता है, अब जैसे मान के चलिए वो कुछ डिसीजन लिया, ठीक है। तो डिसीजन लेने से दो चीज बनेगा, क्या बनेगा? पहला उसका बिहेवियर बनेगा और रियल वर्ल्ड बनेगा, ठीक है। अब इन दोनों चीज से उसको कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है ना। अब इस इंफॉर्मेशन को रिसेप्ट करता है परस्पेक्चुअल रिसेप्टर, और ठीक है, फिर दिमाग जो उसको रिसेप्ट करता है, फिर उसमें कुछ फिल्टर्स होके भी गुजरता है, ठीक है। फिर उसका जो वैल्यू सिस्टम है वहां से होके गुजरता है वो इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ये फिर वहां से फिर होने के बाद में उसके दिमाग में एक इमेज बनता है। फिर यही इमेज के जरिए ये जो इंसान है डिसीजन लेता है, ठीक है। तो ये आपका एनवायरमेंटल परसेप्शन एंड बिहेवियर का एक छोटा सा डायग्राम भी डाउन्स ने समझाया, ठीक है। कि मतलब इंसान जो भी डिसीजन लेता है ना, उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है, जो भी वैल्यूज आ रहा है, ठीक है, जो भी उसके बाद रिजल्ट आने के बाद जो भी इमेज बन रहा है या जो भी एक्सपीरियंस मिल रहा है, उस बेसिस पे फिर वो अगला डिसीजन लेता है, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये हो गया आपका बिहेवियरलिज्म, ठीक है। अब इसी बिहेवियर को लेके बोल्डिंग ने क्या कहा, 1956 में भी उन्होंने सेम वैसे ही एक एग्जांपल दिया जैसे डाउन ने एक दिया एग्जांपल, कि भाई बिहेवियर, फिर इमेज बनता है, फिर एनवायरनमेंट, फिर डिसीजन लेगा, तो इस तरह से चक्र सा बन जाता है ना। बोल्डिंग ने और क्या बोला, ओवर टाइम इंडिविजुअल डेवलपमेंटल इंप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड आर फॉर्म थ्रू देयर एवरीडे कॉन्टेक्ट्स with the environment and that this image act as a basis of behavior। मतलब वही है, हर दिन आदमी एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। और एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहते रहते उसके पास में कुछ कुछ इमेजेस आता है, कुछ कुछ एक्सपीरियंस आता है, और उन इमेजेस और एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो फिर डिसीजन लेता है। एग्जाम्पल क्या दिया बोल्डिंग ने, अर्थ इज a flat, earlier people think due to this they do not go to the sea, they think they are in there is an end, but when they know earth is round, they travel many places, in this way thinking change the behavior। मतलब ये कह रहे हैं कि पहले के लोग सोचते थे कि जो दुनिया है वो चपटा है, वो फ्लैट है, ठीक है। समुद्र के पार जाओगे तो वहां पे क्या बोलते हैं, अंत है ना। ऐसा मानते थे, इसलिए लोग समुद्र के पार, समुद्र में नहीं जाते थे ज्यादा दूर तक, है ना। बट मगर जब जैसे ही पता चला कि जो अर्थ है वो राउंड है, तो वो लोग फिर दुनिया घूमने लगे, वो है ना, अलग अलग जगह घूमने लगे। तो इस तरह से उनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो यही चीज बता रहे हैं बिहेवियरलिज्म, ठीक है। कंडीशन लगने के बाद, कंडीशन होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, एक्सपीरियंस होने के बाद जो लोगों का बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, ठीक। अब ये जो बिहेवियरलिज्म है इसके सैलिएंट फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। इट टॉक अबाउट टू एनवायरनमेंट, ठीक है, दो एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है। पहला ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट, दूसरा है बिहेवियरल एनवायरनमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट जो एक्चुअल रियलिटी, द वर्ल्ड ऑफ एक्चुअलिटी, ठीक है, एक्चुअल वर्ल्ड के बारे में बताता है। और बिहेवियरल एनवायरनमेंट क्या बताता है, द वर्ल्ड ऑफ माइंड, ठीक है, जो हमारे दिमाग में चल रहा है, ठीक है। तो उन दोनों के बारे में आपका बिहेवियरलिज्म बताता है, ठीक है। इट गिव्स वेटेज टू इंडिविजुअल रेदर देन अ ग्रुप ऑफ सोसाइटी, ठीक है। मतलब एक इंडिविजुअल क्या सोचता है, उसके माइंड में क्या क्या चलता है, उस चीज पे फोकस करता है बिहेवियरलिज्म। एक इंडिविजुअल कैसे एक्सपीरियंस करता है, क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, ना कि पूरा ग्रुप एक साथ क्या सोचता है, उसको ज्यादा वेटेज नहीं करता, है ना, उसको ज्यादा फोकस नहीं करता। इट पोस्टुलेट म्यूचुअल इंटरेक्टिंग रिलेशन बिटवीन मैन एंड एनवायरनमेंट, ठीक है।
ये मतलब एक तरह से जो प्रकृति और इंसान के बीच में क्या इंटरेक्शन हो रहा है, क्या उनके बीच में रिश्ता है, उस चीज को ये अहमियत देता है ना। बोल्ड, ठीक है, सेलियंट फीचर्स यही चीज है बिहेवियरलिज्म का, है ना। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म ये है, इट लैक्स इन सिंथेसिस ऑफ इंपेरिकल फाइंडिंग, पुअर कम्युनिकेशन, ठीक है, कि भाई ये सिर्फ मुंह का ही है, बात बस कर रहे हैं, इनका कोई साइंटिफिक डेटा एक्सपेरिमेंट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेशन भी पुअर है इनका, ठीक है, कोई अच्छे से इन्होंने कोई बताया नहीं है, ठीक है। नो क्लियर डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजी, कॉन्सेप्ट रिमेन पुअरली इन इंटीग्रेटेड, मतलब वही है कि कोई कोई टर्मिनोलॉजी का यूज़ नहीं किया है, डेफिनेशन का कोई यूज़ नहीं किया है, बस बोल दिया है, ठीक है। डेटा आर जनरेटेड इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स एंड फाइंडिंग्स आर अप्लाइड डायरेक्टली टू ह्यूमन, मतलब जो भी डेटा निकले यहाँ से एक्सपेरिमेंट के जरिए, वो लोग क्या वो मतलब एक्सपेरिमेंट जो भी हो वो जानवरों पे हुआ है ना, और उसको सीधा इन्होंने ह्यूमन मतलब इंसानों के बिहेवियर में सीधा फिर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये इसका तीसरा क्रिटिसिज्म है। चौथा क्रिटिसिज्म क्या है? देयर इज गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, वही है कि मतलब सिर्फ मुंह का है इनका, मतलब थ्योरी ही थ्योरी है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये इसका क्रिटिसिज्म है, ठीक। तो बस बिहेवियरलिज्म के टॉपिक में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।